लगातार जारी है और 7 सीटों पर विशेष तौर पर आज सुबह से ही हमारी नजर बनी हुई है। 7 सीटों का अगर हाल देखें तो 6 सीट तो पूरी तरह से फाइनल हो चुकी हैं। 5 पर बीजेपी, 1 पर बीएपी। लेकिन दौसा सीट को लेकर अभी रिकाउंटिंग चल रही है। लेकिन 10 ईवीएम की जो रिकाउंटिंग हुई है उस रिकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आया है। बड़ी खबर आ गई है, दौसा से रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इस दौरान कोई फर्क नहीं आया, यानी कि यह सीट बीजेपी गंवा चुकी है। बीजेपी की हार इस सीट पर निश्चित हो। कांग्रेस नाराज ना हो जाए, हम ये भी कह दें कि कांग्रेस ये सीट जीत चुकी है। और मिथिलेश जैमिनी जी देखिए, अभी तो बस 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैं आपसे बोल ही रहा था दावे के साथ कि 10 भी जब ईवीएम की काउंटिंग होगी तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा रिकाउंटिंग के नंबर में। रूप से जो इलेक्शन प्रक्रिया में एक बार आरओ रिजल्ट काउंट कर देता है तो नहीं होता। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में अनिल चोपड़ा 15। अच्छा, आशीष हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने ये खबर को ब्रेक किया है। लाइव वो बने हुए हैं। आशीष, आप स्क्रीन पर हैं, लाइव आपको दर्शक देख रहे हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जो 10 ईवीएम चिन्हित की गई थी उनकी पुनर्मतगणना हो चुकी है। पुनर्मतगणना के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा, वो यहां से मतगणना स्थल से जा चुके हैं और अभी कुछ मिनट पहले इस गेट के माध्यम से वो बाहर निकले हैं। ऐसे में यह तय हो चुका है कि दौसा से कांग्रेस जीत चुकी है और कुछ ही देर में एक औपचारिक ऐलान होगा और उनको ओथ की प्रक्रिया होगी। 2300 वोट से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें दीनदयाल बैरवा जीते थे, लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा, उन्होंने कहा था कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है और सभी मतदान केंद्रों की फिर से मतगणना हो। लेकिन निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि 10 जो बूथ हैं उनका एक रैंडमली चयन किया जाता है और उसके बाद में उनकी मतगणना होती है। ऐसे में 10 ईवीएम को चिन्हित किया गया और उसके बाद में उनकी रैंडमली पुनर्मतगणना हुई है जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। यानी जो मुख्य मतगणना में जो वोट मिले थे वो ही पुनर्मतगणना में वोट मिले हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इन 10 ईवीएम में सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में इसके बाद में अब यह तय हो गया है कि दौसा से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव हार चुके हैं और दीनदयाल बैरवा यहां 2300 वोट से जीते हैं। अगर इन 10 ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती तो पूरी ईवीएम की फिर से मतगणना होती, लेकिन एक भी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं आई है। ऐसे में अब ये कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान होगा कि यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा विजयी होंगे और उनको शपथ ग्रहण कराई जाएगी, साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी पुनर्मतगणना पूरी हो चुकी है। जो चिन्हित की गई 10 ईवीएम की पुनर्मतगणना पूरी हो गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। लेकिन जगमोहन मीणा की ओर से कोई बयान आया है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई बयान आया है, क्योंकि उन्होंने मांग की थी और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा अधिकार है कि मैं चाहता हूं कि रिकाउंटिंग हो, गड़बड़ हुई है। अभी कुछ सेकंड पहले जगमोहन मीणा यहां से बाहर निकले तो हमने उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर बाद में कुछ बयान दूंगा, लेकिन अभी तक वो कोई बयान देकर नहीं गए हैं और मतगणना स्थल से जा चुके हैं। यानी क्यों कहा जा सकता है कि अब जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो मतगणना स्थल से बाहर निकल चुके हैं और अब यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा वो अंदर मतगणना कक्ष में मौजूद है और रिटर्निंग अधिकारी अब कुछ ही देर में उनको शपथ पत्र और शपथ दिलवाएंगे, साथ ही उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मतगणना हुई है उसमें भी भाजपा को कुछ हासिल नहीं हुआ है और परिणाम जस का तस है। पहले भी 2300 वोट से कांग्रेस जीती थी। एक चीज समझना चाहेंगे, देखिए बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन देखिए शायद कुछ बयान आ रहा है यहाँ पर सामने। शांता देवी है, नहीं ये तस्वीरें हैं। आशीष, हम जब बीजेपी से पूछ रहे हैं रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि मोहर लगी है सरकार के काम पर। कांग्रेस से पूछते तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने इतना तामझाम करने के बाद भी, ऐसी स्थिति के बाद भी दौसा सीट नहीं जीत पाए। आप चूंकि आज दौसा को लगातार सालों से कवर कर रहे हैं, दौसा में हम भी पहुंचे थे जिस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो था। बात यह भी आ रही थी कि ब्राह्मण उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं खड़ा किया तो ब्राह्मणों की नाराजगी है। अब आज जो बयान आप ही को दिया बातचीत के दौरान जगमोहन मीणा ने कि पीठ पे छुरा घोंपा गया, समझना हम ये चाह रहे हैं क्या वजह, क्या कारण, क्या फैक्टर रहे जगमोहन मीणा की हार के, किरोड़ी लाल मीणा की हार के और बीजेपी की मीणा की हार के। मैं तीनों के अलग अलग नाम ले रहा हूं। ठीक,
बिल्कुल, इसमें कारणों की बात करें तो पहला कारण क्योंकि जो जगमोहन मीणा महुआ विधानसभा सीट से आते हैं और एक परिवारवाद का आरोप लग गया था कि एक ही परिवार के 3-3 लोगों को टिकट दिया गया, क्योंकि खुद किरोड़ीलाल मीणा सवाईमाधोपुर से विधायक हैं, महुआ से उनके भतीजे राजेंद्र मीणा विधायक है और यहां से एक टिकट मिल गया। ऐसे में इस बात का कार्यकर्ताओं में भी एक थोड़ा सा नाराजगी थी, ऐसा रोक के उनमें भी नाराजगी थी कि परिवारवाद को बीजेपी ने बढ़ावा दिया है। दूसरी बात कि सामान्य सीट थी और सामान्य व्यक्ति को यहाँ पर भाजपा टिकट देती आई है, लेकिन इस बार पहली बार एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया सामान्य सीट पर। इसकी नाराजगी ब्राह्मण मतदाताओं में थी, उसको साधने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोशिश भी की, नामांकन रैली में भी आए, रोड शो करने भी आए, और लेकिन वो साध नहीं पाए और ब्राह्मण मतदाताओं में इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाया। जो टूट थी और जो साइलेंट वोट था, वो ये लग रहा था कि साइलेंट वोट हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में आए, लेकिन भाजपा के पक्ष में वो साइलेंट वोट नहीं आ पाया और उसका परिणाम आज देखने को मिला। साथ ही लास्ट में ये भी देखने को मिल रहा था कि 10,000 तक की यदि बढ़त कांग्रेस को दौसा शहर में मिल भी जाती है तो नांगल क्षेत्र जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, मीणा मतदाता वहां सर्वाधिक है, ऐसे में वहां उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी जो उम्मीद थी भाजपा के प्रत्याशी को, वो उम्मीद के अकॉर्डिंग वोट नहीं मिले, यानी मीणा मतदाताओं में भी भीतरघात हुआ, मीणा मतदाताओं में भी कम वोट मिल पाए और वहां पर भी उनको जो अपेक्षा थी कि 15 से 20 हजार की लीड नांगल क्षेत्र में मिल जाएगी, लेकिन वो वहां पर मिल नहीं पाई। और ये 3 कारण रहे कि एक तो खुद के समाज में ही, लेकिन इशारा किस तरफ था कि भाई मेरे पीठ पे अपनों ने ही छुरा घोंपा है, इशारा किस तरफ था? इशारा किस तरफ था? और भी छोटे मोटे काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 मुख्य कारण इस चुनाव में भाजपा की हार के रहे होंगे। हाँ, इशारा किस तरफ था, ये जवाब में अगर मौका लगा तो आपसे जानूंगा। इशारा किसकी तरफ था कि अपनों पर ही वो कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपा? लेकिन हेमंत, एक महत्वपूर्ण बयान आ रहा है, 7 सीटों पर जो बीजेपी की जीत, या यूं के 7 सीटों पर बीजेपी की 5 सीटों पर जो जीत हुई है, पार्टी पूरी तरह से जोश में और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए और रिजल्ट के बाद एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हम देखते हैं कि आखिर बयान क्या रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था। अभी वहां पुनर्मतगणना हो रही है, जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। तय है कि किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना कि देवली उनियारा में मैं होता तो एसडीएम को 1 की जगह 4 थप्पड़ मारता, ये दम्भ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई दूसरे को परास्त करना चाहता है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। राजस्थान में 12 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में एक उपचुनाव हुआ जिसमें चलते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, उनको शपथ दिलाई, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको घर बिठाने का काम किया। आज जो चुनाव हुए हैं उसमें मैं समझता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार हारी है। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार हार गई। असफल प्रयास कर रहे हैं 2100-2200 से हारने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस सरकार की इससे बड़ी कोई हार हो नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ज्यादा खुश नहीं हो। इस 10 महीने में 12 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और आप देख लीजिए, अगर कुछ किया होता तो एक मंत्री, मुख्यमंत्री सारा जोर लगाने के बावजूद भी इतना बड़ा कद्दावर नेता है, वो चुनाव नहीं हारता। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा मन था, पहले भी था, कि परिणाम कुछ भी आए हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के साथ साथ हम लोग इसके लिए समीक्षा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाह रहा था कि एक बार मेहमानों के पास जाऊं और गोविंद सिंह डोटासरा ने हेमंत जो बयान दिया है, उस बयान पर मैं प्रियदर्शी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे जवाब लूं। प्रियदर्शी साहब, 7 सीटों में वही एक सीट कांग्रेस जीती है जिसको लेकर बीजेपी के प्रति सहानुभूति आपके प्रदेश अध्यक्ष जता रहे हैं। उस सीट पर जब नामांकन हुआ था
तब अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया था, है नहीं क्या मेरे साथ इस बीच लग रहा है शायद प्रियदर्शी जी? हाँ प्रियदर्शी जी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सवाल सुन लोगे। ये वही सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि यहां मैच फिक्स है, यहां मैच फिक्स कर लिया गया है किरोड़ी लाल मीणा के साथ। यानी वो दर्शा रहे थे कि कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस का यहां पर खड़ा करवाया गया है और यह वो हारने जा रहे हैं और वही सीट जीते हैं। तो लगता है प्रियदर्शी जी मिथिलेश जी शायद हाँ वो फ्रेम से भी निकल गए। अब मैं मिथिलेश जी से इसका जवाब लेता हूं। मैं थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा था, बाकी रह गए थे कुछ जवाब। ना उसके जवाब लेते हैं, लेकिन ये मिथिलेश जी से ले लेते हैं जवाब पहले। जी देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब पहली नामांकन सभा हुई डीसी दीनदयाल बैरवा की, और जिसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया मैच फिक्सिंग वाला, उससे ये लग रहा था कि सचिन पायलट के प्रति उनके मन में जो अभी पीड़ा है वो गई नहीं है। उन्होंने, आप देखिए हरीश मीणा के वहां भी प्रचार करने नहीं गए, तो कुल मिला के हरीश मीणा के ऊपर भी आरोप लगे थे। उनके सगे भाई नमो नारायण मीणा जी ने कहा था कि मेरे को टिकट मिलता लेकिन मेरे पीठ में खंजर घोंपा है। तो ये पूर्वी राजस्थान में आज जगमोहन मीणा ने कहा मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, ये अपनों में पीठ में खंजर घोंपा है। दो दौसा की डोमिनेंट मीणा फैमिली है, एक किरोड़ी लाल जी की डोमिनेंट फैमिली, एक नमो नारायण जी की डोमिनेंट फैमिली, दोनों में पीठ में खंजर घोंपा। और नरेश मीणा ने 60,000 वोट लेकर यह स्थापित कर दिया कि छोटा किरोड़ी अब तैयार हो गया है। अब वो अपने पूर्व नेता सचिन पायलट के साथ जाते हैं या बीजेपी में आते हैं, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन ये उपचुनाव में स्थापित हो गया है कि अगर आदमी 12 से आता है और ये चुनाव जीतता है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के बाद में सचिन, जो गहलोत जी के बयान के बाद में सचिन पायलट ने 2 दौरे किए और दौसा की फिजा बदली। और कहीं न कहीं मुरारी मीणा, जिस पर यकीन किया जा रहा था कि किरोड़ी लाल जी के आशीर्वाद से ही वो चुनाव जीतते हैं, और मुझे लगता है जगमोहन मीणा की व्यथा, दिल की बात जुबा पर आई कि मीणा समाज ने भी उन्हें अंतर भीतरघात किया, जो आपके संवाददाता बता रहे थे जी। नांगल, राजौताना, और क्योंकि लवान के रहने वाले डीसी बैरवा हैं, तो उस फील्ड में भी थोड़ा बहुत उनका असर था। उनके परिवार, राजकुमार रौत तो अब गाड़ी में बिठा रहे हैं, राजकुमार रौत तो अनिल कटारा को अब जीप में बिठा रहे हैं। पायलट साहब तो पहले पायलट बन गए थे प्रचार के दौरान, डीसी बैरवा को बराबर बिठा के गाड़ी, वो उसी दिन मैसेज दे गए थे। और इनके पिता, डीसी बैरवा के पिता राजेश पायलट के नजदीक थे, तो राजेश पायलट का भी एक साइलेंट असर दौसा में आज तक है। सचिन पायलट से मैं कहूंगा ज्यादा असर है, क्योंकि वो उनका राम राम सा पुराने लोगों को याद है, उसका फायदा हुआ। अब दिल बहलाने के लिए बीजेपी ये जरूर कह सकती है कि हमने हार का अंतर कम कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि हार एक वोट से सीपी जोशी की हुई थी, असर क्या हुआ था। तो हार हार है, जीत जीत है। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जो झुंझुनू सीट जीती है, उस सीट की जीत में एक बहुत अहम किरदार जिसने निभाया वो है लालचंद कटारिया, जो कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, पूर्व कृषि मंत्री है। उन्होंने, लालचंद कटारिया ने जिस तरीके से वहां समीकरण साधे और जिस तरीके से बबलू चौधरी को बिठाने में अविनाश गहलोत के साथ साथ भूमिका अदा की, तो कई बार आप जो लोग लेके आते हो, कई बार बीजेपी वाले कह देते हैं कि बाहर के लोग आ गए, इनकी वजह से नुकसान होता है। हाँ। लेकिन कई बार बाहर के लोग जब आते हैं पार्टी में, उससे फायदा होता है। और झुंझुनू उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस ओला परिवार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो आज अस्त हो गया है। और शीशराम ओला जी ने सीट को ऐसे बनाया था कि माइनॉरिटी के 3.5 लाख वोट है वहां, तो संसदीय सीट हमेशा जीतते थे। वो चुनाव अस्पताल से जीत गए थे। वो रीजन यही था कि वहां का जो कास्ट इक्वेशन था, जो आपने बोला था जेएम। मदन प्रजापति जी के पास हम जाएंगे, मदन प्रजापति जी से जवाब लेंगे, वो बड़े देर से इंतजार कर, लेकिन 1 मिनट का जरा हम कुछ बयान सुनवाने जा रहे हैं। ज्योति मिर्धा, उनकी भूमिका खींवसर में महत्वपूर्ण बीजेपी की जीत के लिहाज से मानी जा रही है, क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो मैंने कहा था कि हर एक कार्यकर्ता और अगर हर एक नेता ये मान के चुनाव लड़ेगा कि ये मैं ही रेवत डांगा हूँ, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, तब हमें सफलता मिलेगी। और आज वो दिन साकार हुआ। रेवत डांगा जी को एक बहुत अच्छी जीत यहाँ से मिली है। जनता का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 36 कौम के लोगों ने उनको समर्थन दिया, जिता करके आज यहाँ पर भेजा है। मुझे लगता है ये खींवसर के इतिहास में एक नया पन्ना अब जुड़ेगा। एक सकारात्मक तरीके की राजनीति का यहाँ से आज उदय हुआ है और इस काम को करने के लिए रेवत डांगा जी दिन रात एक करेंगे। मेहनती बहुत हैं, सरल स्वभाव के हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। इस बार हमने चुनाव नहीं जीता है, खींवसर की आम जनता ने चुनाव जीता है। ये खींवसर की आम जनता की जीत हुई है। खींवसर जीता है। खींवसर अपना 36 कौम के लोग खुद मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और इस बार खींवसर विजय हुआ है।
और क्यों सिर जीता है, क्यों सिर की आम जनता जीती है। जी मदन जी, तो बयान तो आपने सुन लिया। ज्योति मिर्धा ने कहा कि ऐतिहासिक जीत है, लेकिन जो काम बीजेपी के लिए मिर्धा परिवार की तरफ से ज्योति मिर्धा बार बार चांस देने के बावजूद नहीं कर पाई, वो रेवत राम डांगा ने कर दिया, एक इतिहास बना दिया। देखिए, मैं हेमंत जी, आप जो कह रहे हैं वो आपका विश्लेषण है, लेकिन मेरा विश्लेषण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पे काम करता है, जिले में काम करता है, और इस उपचुनाव के अंदर जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैनेजमेंट किया है, जिस तरीके कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद हो, बूथ तक की जो कार्य व्यवस्था हो, वो बेहद अच्छी रणनीति के तहत किया है। मैं समझता हूँ वो उसी के कारण, चाहे वो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का बात हो, चाहे किसी तरीके से बैठक लेने का बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, और वो एक कार्यकर्ता के लिए मैं समझता हूं उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। तो यही चीज है, यही मैनेजमेंट जो हर बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है। कभी कभी कुछ जगह पे जो है वो कुछ फैक्टर काम नहीं कर पाते हैं, तो वो उसकी वजह से रह जाते हैं। मैं जो बार बार, जैसे प्रियदर्शन जी चले गए, मैं उनको जवाब देना चाह रहा था, वो 3 बार बोले, मेरे को मौका नहीं मिला उनको जवाब देने का। उन्होंने कहा कि निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया। अरे भाई, अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा है कि नरेश मीणा तो उनका कार्यकर्ता था। नरेश मीणा का चुनाव लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस की विफलता होना। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने दौसा में जाके मंच पे से ये कहा कि मैच फिक्स है, यानी कि एक बार और उन्होंने सचिन पायलट को सटोरिया बता दिया, तो ये प्रवृत्ति जो है, जो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में जो 12 महीने में माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जो काम किए हैं, वो एक महिला को केंद्रित करके, एक युवा को केंद्रित करके, एक गरीब को केंद्रित करके, किसान को केंद्रित करके, और जो योजनाएं जो थी वो धरातल पे उतारी है। घोषणाओं के मुख्यमंत्री नहीं रहे वो जिस तरीके से आरसीपी की बात की, जो बात आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है, वो आप दौसा के लिए क्यों नहीं कह पा रहे हैं? वहां पर आपके प्रत्याशी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भीतर बात हुआ, अपनों ने धोखा दिया, तो वहां पर पार्टी इतनी शिद्दत के साथ क्या नहीं लड़ी थी? हेमंत, मैं आप जो कह रहे हो, आपकी बात का जवाब दे देता हूं। आप सही, वही हुआ ना, कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत 32,000 का फासला 2,000 पे आया ना। कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ही आया ना। 32,000 का फासला 2,000 पे आ गया, खुश है ना, संतुष्ट है ना। वो चुनाव सीट हार गए। सुनिए मेरी बात, खुश होने की बात नहीं है। हम 7 सीटों पे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे चुनाव जीती, कांग्रेस के पास में 4 सीटें थी, 3 सीटें वो हार गई। और आज हार जीत का कहीं ना कहीं कोई फैक्टर होता है। कुछ छोटी मोटी रणनीति में, अगर मान लीजिए 2000 वोट की रणनीति में कहीं हम फेल हुए हैं, तो इसको स्वीकार करेंगे, संगठन बैठेगा, ठीक है, और उसके ऊपर भी कार्य करेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो आप कह रहे हो, ऐसा नहीं है दौसा में कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं करी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि दौसा में भी सवाल हम दरअसल ये जानना चाह रहे थे कि जगमोहन मीणा जो कह रहे हैं कि अपनों ने खंजर भोंका, वो अपने कौन थे? पार्टी के थे या बाहर के थे, किसी परिवार के सदस्य थे? एक हेमंत, जब कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो उनको जो लगता है कई बार किस चीजें, तो वो बैठ के प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसेस होता है। वो तो खुलकर बता रहे हैं ना, वो तो मीडिया के सामने खुलकर बता रहे हैं ना, न्यूज़ 18 को खुलकर बता रहे हैं। आज मैं ये बता सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से फेल्योर साबित हो गए। उनकी पार्टी में यह फेलियर हो गया कि विधानसभा चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, वो हार गए। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा गया, वो हार गए। और इसकी हार जो आपकी हैट्रिक नहीं पूरी होनी थी, 25 सीटों की 11 सीटें वो ले गए। सुनिए, 10 सेकंड दीजिएगा, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये हार की परकता को वो समझ गए थे। जिस दिन घोषणा हुई थी उपचुनाव की, उसी दिन वो राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल जी के आगे हाथ पैर जोड़ना चालू कर दिया था, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। जब दुत्कार दिया गया है, उस टाइम पे मैं समझता आज गोविंद सिंह डोटासरा जी हार की जिम्मेदारी लेते, वो खड़े होते, कहते कि हाँ मैं मुखिया हूं कांग्रेस का, लेकिन वो हार की बात नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये हो गया। मैं कहता हूं बड़ी ईमानदारी से जो टोलियां घुमाते थे, आज राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मोरिया बुला दिया, और वो अपनी हार को भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपाना चाहते हैं। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि निर्दलियों ने खेल बिगाड़ दिया। रे निर्दलीय आपके थे, आपके संगठन में क्षमता नहीं थी, आपके नेताओं में क्षमता नहीं थी कि निर्दलियों को मैनेज कर पाते। तो इसी के कारण मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, क्या कुछ कह रहे हैं?
नहीं, आपने कहा मौर्य बुला दिया तो कह रहा हूं कि देर से आए मौर्य, लेकिन ठीक है, अच्छे आए हैं। और बीजेपी के लिए तो खास तौर पर इस चुनाव में, पिछले चुनाव में तो लगातार मौर्यों के लेकर के बयानबाजी चल ही रही थी। जमीनी साहब नहीं, आप भूल गए ना, पिछले वाले चुनाव में भी गोविंद सिंह डोटासरा का ही मौर्य बुला था, इसीलिए से वो विधानसभा के चुनाव हारे थे। अच्छा, आज चुनाव में भी गोविंद सिंह डोटासरा जी का ही मौर्य बोला है। और दूसरी टिप्पणी इस बात पर कि खींवसर में जो हुआ वो तो सबने देखा ही देखा है, लेकिन आरएलपी छोड़ने वालों का लगातार भाग्योदय हम देखते आ रहे हैं पिछले टाइम से। उदयलाल डांगी थे, वल्लभनगर से विधायक बन गए, और उसके बाद उम्मीदराम बेनीवाल सांसद बन गए बाड़मेर से आरएलपी छोड़ के। अब रेवंत राम डांगा आरएलपी छोड़ करके विधायक बन गए हैं खींवसर से ही। जयमिनी साहब देखिए, निश्चित रूप से आरएलपी एक नई पार्टी राजस्थान में बनी, और उससे जो लोग जुड़े, वो जो भी उन्होंने वहां पॉलिटिकल दांवपेच सीखे और अपना दामन दूसरी पार्टियों में गए और जीत गए। जो पुखराज गर्ग भी चले गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष तक उनका दामन छोड़ के चले गए। रेवत राम डांगा ने भी, उनकी पत्नी गीता डांगा अभी मुंडवा से प्रधान है और आरएलपी से ही है। तो कहीं न कहीं ये जो नई पार्टी होती है उसके पास कई संकट होते हैं, आर्थिक संकट भी होते हैं, सबको संतुष्ट करने का भी संकट होता है, और सत्ताधारी पार्टी से भी जन लड़ना पड़ता है। और लेकिन आरएलपी ने उनको निकाल दिया है पार्टी से। जयमिनी साहब देखिए, वो अब निकाल दिया चुनाव के जो परिणाम, वोटिंग के 2 दिन पहले गीता डांगा को, लेकिन कुल मिलाकर जब कोई आदमी जाता है तो उसका भी एक फैन फॉलोइंग होती है। रेवत राम डांगा की जीत में कहीं न कहीं आरएलपी का भी योगदान है, क्योंकि उनके पुराने कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भी सहानुभूति थी। और कहीं न कहीं ये हनुमान बेनीवाल को मंथन करना होगा कि अकेले जंग लड़ी जाती है या टीम बना के जंग लड़ी जाती है। ये आज इस चुनाव से फैसला कर लेना चाहिए, और टीम को कैसे सहेज के रखे। उम्मीदराम बेनीवाल क्यों गए, क्यों उनको हरीश चौधरी तोड़ के ले गए, इसके अलावा डांगी जी क्यों गए, उनके अध्यक्ष पुखराज गर्ग बीजेपी में क्यों गए, उनके प्रवक्ता महिला क्यों गए। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा, इन्होंने भी राजपा बनाई थी, आखिरी में बीजेपी में आना पड़ा। तो तीसरा मोर्चा चलाने के लिए कई संकट होता है, और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल की टीम रही थी, कभी एक साथ जोड़ी बनी थी, इन्होंने हुंकार रैलियां की थी, और आज दोनों का हार का दिन भी एक जैसा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, दोनों राजस्थान, बिल्कुल सही बात है। एक के तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स में जो मदन राठौड़ जी ने कहा है वो इंपॉर्टेंट बयान है कि आपको सबको साथ लेकर और लोक आवाज, लोक मत का सम्मान करना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी में आप, मैं वही उसी का उदाहरण देने जा रहा था आपको, वही मैं समझना भी चाह रहा था। कुछ ही देर बाद 4:30 बजे बीजेपी के जयपुर मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आने वाले हैं। खुद कार्यकर्ता रहे हैं, जाहिर तौर पर जीत सबके साथ मिलकर शेयर करेंगे, बधाई देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। आपने कहा टीम को मिलकर साथ में लड़ना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने 7 सीटों पर सभी समीकरणों को ध्यान में रखते 2-2 मंत्री चुनाव के लिए लगाए हुए थे वहां पर। उस सवाल ये भी उठ रहे थे कि बाहर से आए हुए व्यक्ति अंदर के वहीं के लोकल लोगों को नाराज ना करें, लेकिन वहां के लोकल लोगों का भी पूरा ख्याल रखा गया। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट एक भरपूर तरीके से किया गया। सवाल मेरा ये है कि अब विपक्ष में भी क्या मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को लेकर मान्यता, स्वीकार्यता बढ़ेगी, और जो हल्के पर्ची खर्ची टाइप के जो बयान आते थे उन पर लगाम लगेगी, और दूसरी तरफ ये कि क्या किसी तरह का बदलाव आगे आने वाले सरकार के स्वरूप में आप देखते हैं? भजनलाल शर्मा क्या अब स्वीकार कर लेंगे किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा? और जमीनी साहब, थोड़ा सा रविंद्र ने जो बात की उसमें थोड़ा सा और मैं जोड़ना चाहता हूं कि क्या ये भजनलाल शर्मा की पहली वार्षिक परीक्षा जिसमें वो पास हो गए मुख्यमंत्री के तौर पर और बतौर डिस्टिंक्शन पास हुए हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इनकी स्ट्राइक रेट 500% है, और अपने एनुअल एग्जाम में भजनलाल ने टॉपर स्टूडेंट की तरह एग्जाम पास किया है। और आज के बाद ये स्थापित हो गए कि सियासत के सबसे बड़े जादूगर कोई हैं तो वो भजनलाल हैं, जिन्होंने जब कोई बागी हुए तो उनको डैमेज कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, उदयलाल डांगी को, और उनको भेज के। तो कई जगह उन्होंने, जब आहूजा नाराज हुए तो उनको मैनेज किया नरेंद्र मीणा के लिए, और जय आहूजा नाराज हुए तो उनको डैमेज किया सहकारिता मंत्री को भेजकर, और संजय शर्मा को भेजकर, भूपेंद्र यादव को भेजकर। तो मैं कहूंगा कि वो संगठन में रहे, उसका पूरा फायदा भजनलाल शर्मा ने लिया, और उन्होंने स्थापित कर दिया कि मैं अशोक गहलोत से बड़ा जादूगर हूं। अशोक गहलोत 5 साल में सचिन पायलट से समझौता नहीं कर पाए। आप देखिए, आज एक तस्वीर छपी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने घर खाना किया,
और उस डिनर डिप्लोमेसी में गजेंद्र सिंह खींवसर नहीं आए, तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल अजात शत्रु की तरह उनके घर जाकर लंच करने चले गए। तो ये जो एक नई राजनीति शुरू हो रही है, इसमें आज भजनलाल ने ये स्थापित कर दिया है कि अगर सबको साथ लेकर सबका सम्मान किया जाए तो वो इस कामयाबी के परचम को, शिखर को छू सकते हैं। तो आज के बाद कांग्रेसियों को बड़ा डर लगेगा कि उनको पर्ची की सरकार कहें, खर्ची की सरकार कहें, लेकिन आज भजनलाल ने अपनी योग्यता से स्थापित कर दिया कि वो गांव अटारी में पैदा हुए सरपंच से जो मुख्यमंत्री बनता है जी, वो जानता है कैसे जातिगत समीकरण। एक रिएक्शन में मदन प्रजापति ले लेता हूं आखिरी में। मदन जी बस जरा संक्षेप में बता दीजिए भाई, बीजेपी ने सबक भी कुछ सीखा है क्या इन नतीजों से? नहीं, हम तो हर चुनाव से जीत और हार दोनों के बाद में सबक सीखते हैं और दोनों के बाद में विश्लेषण करते हैं। हम जीत जाते हैं जब भी विश्लेषण करते हैं, यही बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस को भी, हर पार्टी को और हर एक व्यक्ति को जो कोई भी परीक्षा देता है, सबक सीखने चाहिए, जीत में भी और हार में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बीजेपी के खेमे में तो उत्साह है ही है, कांग्रेस भी मंथन में जुटेगी, लेकिन कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी हम अपने विशेष तौर पर जगमोहन मीणा से 1-to-1 बातचीत की न्यूज 18 राजस्थान से, उनको सुनते हैं जी। कुछ भी हो, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, पर मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। क्या मानते हो कि क्या भीतरघात हुआ, क्या हुआ? हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ में चल के छुरा नहीं भोंकना चाहिए, खुले में आना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा हमारे साथ हैं। दीनदयाल जी, किस प्रकार का चुनाव के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं देवनागरी दौसा को जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब उसने मेरे को यहाँ तक आज पहुँचाया और मेरे को विधानसभा उपचुनाव में जिताया। क्या अब आपका एजेंडा रहेगा, किस प्रकार का विकास के साथ रहेगा? एजेंडा दौसा की जनता को लेकर साथ में चलेंगे। जो भी कभी किसान भाइयों की, व्यापारियों की, मेरे युवा साथियों की जो भी कोई समस्या होगी उनको और सदन में और या कहीं भी हमारे को पड़ेगी, बिल्कुल उठाते रहेंगे। सामने एक बड़े नेता के भाई चुनावी मैदान में थे, किस प्रकार की टक्कर रही? और बहुत अब देख लेना आपने, मैंने कहा था चपेट लगेगी, मैंने कहा था बढ़िया चपेट लगेगी। किसको जीत किसने मानते हो? कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे आला कमान, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, हमारे गहलोत साहब। ये लोकतंत्र की जीत है, आम जनता की जीत है। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उम्मीद से ज़्यादा मत दिए मेरे को। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम में सभी आमजन को, आम कार्यकर्ताओं को, सबको, पूरी देवली उनियारे की जनता को और प्रत्येक से प्रत्येक रूप से सबने जो सहयोग किया उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार इस परिस्थितियों में भी इतने वोट दिए मुझे। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और यहाँ से राजेंद्र भांबू ने जीत दर्ज की है। सर, बहुत बहुत बधाई, आपने झुंझुनू विधानसभा में कमल खिलाने का काम किया। मैं इसके लिए सबसे पहले तो मतदाताओं का आभार करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मतदाता ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने, जनप्रतिनिधि ने और जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। और ये एक तरह से गोदीवाद अर्थात वंशवाद के विरुद्ध मोदीवाद की विजय है। 21 साल बाद झुंझुनू विधानसभा सीट पर कमल खिला है और वो भी बड़े अंतर से। हाँ, निश्चित रूप से भारी मतों से भाजपा विजय की ओर अग्रसर है और ऐसा स्वाभाविक है क्योंकि देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी के हाथ में है और प्रदेश का भजनलाल जी के। तो उन्होंने जो विकास के लिए कार्य किए हैं और जन कल्याण की जो नीतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर आगे बढ़ रही है पार्टी। और 2047 का जो विजन है, विकसित भारत का जो संकल्प है, उसमें झुंझुनू का जो विजय है ये उसमें एक आहुति का काम करेगी। और निश्चित रूप से
उद्योग। तो लगातार कवरेज जारी है। झारखंड और महाराष्ट्र में स्थिति करीब करीब साफ हो चुकी है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उपचुनाव जो राजस्थान में हुए उन 7 सीटों में से एक सीट पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यही विक्ट्री साइन, ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जबकि चेहरा खिला हुआ है, चूंकि एक बहुत बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा भी थी मदन राठौर की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने पहला चुनाव था, भले ही उपचुनाव हो। ये मदन राठौर के साथ साथ भजनलाल शर्मा के लिए भी अग्नि परीक्षा थी, और भजनलाल शर्मा चूंकि खुद जमीन से जुड़े कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं और उस लिहाज से वह समझते हैं कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत होती है, कितनी मेहनत चुनावों में लगती है, और इसीलिए समझिए कि अब नतीजों की जब स्थिति साफ हो गई है तो 4:30 बजे मुख्यमंत्री खुद निकलकर आएंगे और यहां बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे। 4:30 बजे का वो वक्त होगा। तो बड़ी संख्या में एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं का सिलसिला आने का शुरू पहले से ही हो चुका है। अच्छा, बीजेपी लगातार कह भी रही थी, प्रभारी मंत्रियों से भी जब न्यूज़ 18 लगातार बात कर रहा था तो कहना था कि 4 से 5 तो हमारी सीट कहीं नहीं गई, और देखिए अनुमान लगभग सही साबित हुआ है। 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, लेकिन दौसा का क्या होगा, सस्पेंस बरकरार है। अभी लाइव हीरालाल नगर ने भी यही बात बोली। हीरालाल नगर ने 7 सीटों की बात की थी। हीरालाल नगर ने कहा था, आज बयान बदला था, आज बोले 4 से 5 सीटें जीतेंगे, लाइव जब कोटा से जुड़े हुए थे। बात तो ये है, अनुमान तो आप अगर लगा रहे हैं तो एक होता है दावा और एक होता है अनुमान। तो ये दावा किया गया था 7 सीटों का कल तक। अब जब आज रुझान आ रहे थे, रुझान के हिसाब से आपको लग गया कि क्या स्थिति बन सकती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब सलूम्बर सीट सिर्फ 2 सीटों पर, 7 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही थी। यानी 7 सीटों के जब रुझान निकल कर आ रहे थे उस दौरान बीजेपी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही थी। 2 पर कांग्रेस दिख रही थी, 2 पर बीएपी दिख रही थी, 1 पर आरएलपी दिख रही थी। समय वो भी था, लेकिन अब ये कयास और ये अनुमान लगाया गया। भरोसा तो 7 सीटों का लास्ट तक रहता ही है नेताओं को, और इसीलिए जो आखिरी के राउंड होते हैं उसमें माना जाए रविंद्र जी, सियासी उलटफेर का भी काफी हद तक देखने को मिला। मतलब सांसें थाम देने वाला ये उपचुनाव था। देखिए, आखिरी के राउंड को हम इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि सलूम्बर में तो कम से कम हुआ। सलूम्बर में वो हुआ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिरी के राउंड का मतलब कोई अंदाजा आप इस तरह से नहीं लगा सकते कि जब काउंटिंग होती है तो हर मतदान जो होता है उसके मतदान केंद्रों की अलग अलग स्थिति होती है। हो सकता है कि जिस मतदान केंद्र की ईवीएम खुल रही है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी उपचुनाव का दंगल लगातार ये कवरेज जारी है। और महत्वपूर्ण खबर आपको ये देना चाह रहे हैं कि सीएम भजनलाल बीजेपी पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस में जयपुर में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जीत की बधाई देंगे कार्यकर्ताओं को। 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनको जीत की बधाई देंगे। और खुद एक कार्यकर्ता रहे हैं, वो समझते हैं किस तरह से हौसला बढ़ाना होता है टीम लीडर के नाते। टीम लीडर के नाते ये दर्शाना भी जरूरी है कि आप ही की बदौलत, आप ही की मेहनत, आप ही के सहयोग से पार्टी आगे बढ़ रही है। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। लाइव तस्वीरें वो बीजेपी मुख्यालय की दिखाएंगे, और चूंकि गहमा गहमी लगातार सुबह से ही देखने को मिल रही है बीजेपी ऑफिस में, रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, कितनी देर में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन ठीक आपने कहा है कि एक जो कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची है भजनलाल शर्मा की जो राजनीतिक सूझबूझ है, कहीं ना कहीं आज उसका जो डंका है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर देखा जा सकता है। जो महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता जो यहां पर देख सकते हैं आपके किस तरीके से जो खुशी है, महिला मोर्चा ही नहीं पूरे जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता है उनमें इसी कदर कहा जा सकता है कि उत्साह और जो खुशी है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। जिस तरीके से 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सूझबूझ है, जो कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक समझ है उसकी कहा जा सकता है कि प्रशंसा है वो देखी जा रही है। मैडम, क्या कहेंगे, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 सीटें हैं वो खो दी है, चाहे 84 की बात की जाए या 200 की? आप 2 सीट की क्यों बात करते हो, आप 5 सीट की बात करिए ना। हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, आज उनके नेतृत्व में उपचुनाव हुए और बहुत ही जोरदार जीत हुई राजस्थान में
उपचुनाव में ऐसे मुख्यमंत्री जी की जो मेहनत थी, आज वो मुख्यमंत्री पद के साथ साथ संगठन को भी उतना ही आगे रखते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय मदन जी राठौड़ भाई साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर इतना ध्यान रखा, आज हमने 5 सीटें जीती, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की मेहनत का फल है। और वो हमेशा महिला कार्यकर्ता को भी आगे रखते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज एक इतिहास रच दिया कि झुंझुनू की सीट हमने जीत ली 23 साल बाद। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैम, जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो इस बात का उलाना दे रहा है कि जो दौसा जैसी सीट है वो भारतीय जनता पार्टी हार गई है। 84 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जीत है वो दर्ज नहीं कर पाई। आज हम कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहते। कांग्रेस में न तो संगठन है और न एकजुटता है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं कि जो इनका जो खुशी का जो अंदाज है वो देखा जा सकता है। मैम, क्या कहेंगे इस खुशी के लिए? इस खुशी का हम देखो, बहुत सारी बहनें अभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं फूलों की। बहुत अच्छा, ऐतिहासिक हम तो जीत कहेंगे। हम भरा हुआ गिलास देख रहे हैं पूरा, वो 2 सीट उसको नहीं देख रहे कि 5 सीट लेके आए हैं। और बहुत जोश उत्साह के हम 11 बजे से यहाँ कार्यालय है और जश्न मना रहे हैं आपस में हम सारी बहनें। आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छी शानदार जीत हुई है। हार या जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से जनता ने बीजेपी के लिए अपनी भावनाओं का आदर प्रकट किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत जनता का आभार प्रकट करते हैं। मदन राठौड़ जी का पग फेरा कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा पग फेरा है और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी बीजेपी के और सब कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाकर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर खुशी की जो लहर है वो देखी जा सकती है। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर आएंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र में जाकर जो परफॉर्म किया है उसका नतीजा यहाँ पर है। सुबह भी जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, हर एक उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता की है। ये इसका जो जीत का जो श्रेय है, एक जो दूर दराज जो बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, बूथ के ऊपर जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, उसको इस जीत का श्रेय यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर अब यहाँ पर और भी यहाँ पर जो बीजेपी के जो तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा सकता है कि झुंझुनू के अंदर 23 साल बाद में एक बार फिर जो है ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? सर, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष हूँ। जंग बहादुर मेरा नाम है। मैं वैसे तो रामगढ़ का प्रभारी था, तो रामगढ़ में भी माइनॉरिटी बहुल्य एरिया है, वहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पार्षदों ने, कई लोगों ने। झुंझुनू भी हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब्दुल कलाम साहब की 15 अक्टूबर को जयंती मनाई थी। तो क्या कहेंगे आज इस जीत के लिए? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये जो जीत हुई है, ये कार्यकर्ता की जो लगातार जड़ों से लेकर के, धरातल से लेकर के, गांव ढाणियों से जो मेहनत करता है, बूथ से लेकर के यहाँ प्रदेश लेवल में जो काम करते हैं, विकास किया, 11 महीनों में जो विकास किया है, उसकी जीत तो 5 की ऐतिहासिक जीत हुई है। जो सोच रहे थे कि रामगढ़ और खींवसर को भी नहीं जिता पाएंगे, वो भी एक ऐतिहासिक जीत हमारे राजस्थान में, प्रदेश में भजन लाल जी की सरकार। देखिए, हमारे साथ मुकेश जी जो दादीच है वो भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सीधा मुकेश जी दादीच से हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 7 सीटों में से जो 5 सीटों के ऊपर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन अगर बात की जाए दौसा और 84, उनमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पीछे रह गई। क्या कहेंगे मुकेश जी जीत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस ढंग से चुनाव को संभाला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की मेहनत की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया, इस मैनेजमेंट के कारण से राजस्थान की 7 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। रही दौसा और 84 की बात, तो अनफॉर्चुनेटली हम दौसा सीट हारे और 84। और इसी बीच बड़ी